अपने यूट्यूब चैनल आमिर 123 पे। आज हम 10 क्लास के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वसा का पाचन कौन करता है। तो आप सभी को हमने क्लास में पढ़ाया कि वसा का जो पाचन करता होता है वो अग्न्याशय ग्रंथि से एक रस निकलता है, जिस रस का नाम है लाइपेज, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा लाइपेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं। तो आप सभी को पढ़ाया गया कि पोषण दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषण होता है और दूसरा परपोषण होता है। दुनिया में जितना भी पेड़ पौधा है सभी स्वपोषण होता है और बाकी जितना भी दुनिया में जीव है सभी परपोषण के अंतर्गत आते हैं। तो हरे पेड़ पौधे स्वपोषण के अंतर्गत आएंगे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा स्वपोषण। मृत जीवी की अगर बात करें तो मृत जीवी में एक आता है गोबर छत्ता आता है और परजीवी में अमरबेल आता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। मल का रंग पीला किसके कारण होता है, तो बिलिरुबिन के कारण होता है। पेशाब का रंग पीला किसके कारण होता है, यूरोक्रोम। और अंततः अगर आपसे यह पूछा जाए कि पित्त का रंग हरा किसके कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिलीवार्डिंग के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन अवशेषी अंग है। अवशेषी का मतलब होता है अपशिष्ट, यानी जिस अंग का हमारे शरीर में कोई भी कार्य नहीं है उसे हम अवशेषी अंग या अपशिष्ट अंग कहते हैं। तो आप सभी को पता हो कि छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक उंगली नुमा संरचना होती है जो अपेंडिक्स कहलाता है। जब अपेंडिक्स में घाव हो जाता है तो ऑपरेशन के जरिए से काट करके निकाल दिया जाता है। यह मनुष्य के शरीर का एक अवशेषी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो चालनी नलिकाएं करती है। कौन करती है, चालनी नलिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। तो अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करता है वो लाइपेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए 4 कारकों का होना आवश्यक है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, जल, तीसरा क्लोरोफिल तथा अंततः सूर्य का प्रकाश। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर से समझेंगे, स्वपोषी पोषण के लिए 4 कारकों का होना आवश्यक है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप सभी को क्लास में हम पढ़ा चुके हैं कि हृदय में जो होते हैं वो 4 वेश्म होते हैं। हमने समझाया था वेश्म को कमरे की तरह, यानी हृदय में होते हैं 4 कमरे होते हैं, उसी को हम कोष्ठक कहते हैं, वेश्म कहते हैं तथा इंग्लिश में चैम्बर कहते हैं। ऊपर वाला जो है वो अलिंद कहलाता है और नीचे वाला निलय कहलाता है। नी से नीचे, नी से निलय। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 वेश्म। लेकिन अगर पूछा जाए कि मानव हृदय में कितने अलिंद होते हैं तो 2 अलिंद हो जाएंगे, और कितने निलय होते हैं तो 2 निलय हो जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ कोष्ठक या वेश्म पूछा जाए तो 4 वेश्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है। देखिए, मलेरिया एक रोग है जो एक मच्छर के काटने से होता है। यूँ कहो तो मच्छर नहीं, मच्छरनी के काटने से होता है। वो उस मच्छर का नाम है मादा एनीफिलीज मच्छर। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि मलेरिया परजीवी यानी जीवाणु का नाम क्या है, तो उस जीवाणु का नाम है प्लाज्मोडियम। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो प्लाज्मोडियम हो जाएगा, यानी मलेरिया परजीवी कौन है, प्लाज्मोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो कवक में मृत जीवी विधि होती है। मृत जीवी पोषण के अंतर्गत आता है कवक। इसके अलावा आपको हम अभी ऊपर बताएं कि गोबर छत्ता भी किस पोषण के अंतर्गत आता है, तो मृत जीवी के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृत जीवी। समान अनुशिथिलन होता है। तो 80 mm अनुशिथिलन होता है, अर्थात जो बीपी मापते हैं वो 120/80 होता है। और आपको बता दें कि बीपी का फुल फॉर्म में ब्लड प्रेशर होता है, जिसे हिंदी में रक्तचाप कहते हैं। और रक्तचाप को मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिस यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। तो प्लेटलेट्स जो है वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स, यानी रक्त का थक्का कौन बनाता है, प्लेटलेट्स बनाता है। ठीक है, आपको बताया गया है कि रक्त के 3 अवयव होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। इसके अलावा आपको पढ़ाया गया है कि प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत जो है वो एक प्रकार का ग्रंथि है। ग्रंथि अर्थात यह एक थैली के समान होता है जो हमारे शरीर के अंदर होता है, और यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत
यकृत से एक रस निकलता है पित्त रस, ठीक है। तो पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। यकृत को इंग्लिश में हम सब कहते हैं लीवर कहते हैं। ये हमारे शरीर के बाएं साइड में होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछेगा तो यकृत हो जाएगा। पित्त रस कहाँ से निकलता है? यकृत। पित्त रस का कार्य अगर देखा जाए तो ये भोजन को क्षारीय करता है, ठीक है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन को क्षारीय करने का कार्य कौन करता है? पित्त रस। जो पित्त रस कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है। यह प्रक्रम संपन्न होता है अथवा पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है। देखिए अगर सही से देखा जाए तो इसका जो आंसर नीचे दिया हुआ है ये गलत आंसर दिया हुआ है, ठीक है। वो वायवीय शोषण की क्रिया जो पूरी होती है वो कोशिका द्रव्य में पूरी होती है, जबकि वायवीय शोषण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेट। पेट अर्थात आमाशय हो जाएगा, ठीक है। तो इसका संपूर्ण पाचन जो होता है वो आमाशय में होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में बदलता है, प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्ल में बदलता है, वसा जो है वो वसा युक्त अम्ल अर्थात ग्लिसरॉल में बदलता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट जो बदलता है वो लार ग्रंथि से बदलता है। प्रोटीन को बदलने का कार्य जठर ग्रंथि का है और वसा को बदलने का कार्य अग्न्याशय ग्रंथि का है। अग्न्याशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि अर्थात इसमें हार्मोन भी होते हैं और एंजाइम भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो गुलाबी। जब उस पत्ती पर डाला जाता है तो उस पत्ती का रंग क्या सा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप में जाइलमी उत्तरदायी है। तो आप सभी को पढ़ाया गया है कि पादप में दो प्रकार से परिवहन होता है। एक जाइलम उत्तक होता है, दूसरा फ्लोएम उत्तक होता है, ठीक है। तो जौ से जाइलम, जौ से जल, यानी जाइलम से जो होता है वो जल का परिवहन होता है। जल के अलावा एक और याद रखेंगे इसके घुलित खनिज पदार्थ है। तो जाइलम से जौ से जाइलम, जौ से जल, और उसी के साथ याद रखेंगे कि घुलित खनिज पदार्थ का भी परिवहन जाइलम से होता है। अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी का भोजन का वहन यानी परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना या जाना या भेजना। तो भोजन का परिवहन जो करता है वो फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी 10 गुना पर, ठीक है। कितना गुना पर देखा जाता है? 10 गुना पर देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? देखिए इसका अगर सही से एनालिसिस करें तो पत्तियों में 3 जगह से गैसों का आदान प्रदान होता है। प्रथम पत्ती, दूसरा तना तथा तीसरा जड़। लेकिन ऑप्शन में तीनों नहीं दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन में जो रहेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है रंध्र से हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रंध्र, यानी पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र से होता है, ठीक है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान हालांकि हमने बताया कि पत्ती के रंध्र से होता है, इसके अलावा तना के वात रंध्र से होता है तथा जड़ के मूल रोम से होता है। लेकिन इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रंध्र। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एमिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एमिनो ट्राइफॉस्फेट। अगर इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन्हें ऊर्जा गृह कौन कहलाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो कोशिका का एक अंग है जिसे ऊर्जा गृह कहते हैं, ठीक है। यानी शोषण की क्रिया जो पूरी होती है वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही पूरी होती है। फिर से समझेंगे, जो शोषण हम करते हैं, शोषण की क्रिया जो पूरी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है और वहीं पर ऊर्जा का निर्माण होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय से रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बता दूं तो अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है तो अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में कहते हैं बोन मेरो। जो हड्डियों के बीच में जालीनुमा संरचना होता है मच्छरदानी की तरह, उसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन जब वही बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसका निर्माण जो होता है वो यकृत यानी लीवर में होता है, ठीक है। रक्त को छानने का कार्य कौन कौन करता है? तो रक्त को छानने का कार्य जो करता है वो फेफड़ा करता है तथा किडनी करता है। तो रक्त को छानने का कार्य फेफड़ा और किडनी करता है। अगर पूछा जाए कि रक्त को पंप कौन करता है तो रक्त को पंप करने का कार्य हृदय का है। रक्त को पंप करने का कार्य किसका? हृदय का। लेकिन अगर क्वेश्चन को और खखोर करके पूछा जाए कि हृदय में कौन करता है तो जैसा कि अभी आपको ऊपर में हम बताएं कि हृदय का ऊपर वाला भाग जो है वो कहलाता है अलिंद कहलाता है, नीचे वाला कहलाता है निलय। नी से नीचे, नी से निलय, इस तरह से याद रखेंगे। तो हृदय तो करता है लेकिन अगर पूछा जाए तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? निलय
यानी नीलय जो है वो खून का पंप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर, अर्थात शॉर्टकट में इसको हम कह सकते हैं बीपी। तो बीपी मापने का कार्य जो करता है वो स्फिग्नोमैनोमीटर करता है। अगर पूछा जाए बुखार मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है तो थर्मामीटर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है तो उसका आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल, और सुनामी की तीव्रता को भी मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। देखिए, रक्त का थक्का बनाने में जो सहायक होता है वो प्लेटलेट्स होता है, लेकिन जो ऊपर जम जाता है, जो लास्ट में काला रंग का खूंटी बन जाता है, वो लसी का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती का एल्कोहल में उबाला जाता है। मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, या पत्ती को मुलायम करने के लिए। तो इसका सभी आंसर सही हो जाएगा, यानी इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी के लिए। कूटपाद किस में पाया जाता है तो कूटपाद जो पाया जाता है वो अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कूटपाद जो पाया जाता है वो अमीबा क्या? तो अमीबा एक सूक्ष्म जीव है और ये एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वैसा जीव जिसका एक कोशिका होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अमीबा के अलावा आपको याद रखना है कि पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है तथा इसके साथ ही साथ ईस्ट भी एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव में 3 एग्जाम्पल याद रखेंगे, अमीबा, पैरामीशियम और ईस्ट। तो क्वेश्चन था कूटपाद किस में होता है तो अमीबा जो है वो कूटपाद की सहायता से ही भोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ग्रंथि का मतलब ही होता है थैला, यानी उसमें या तो हार्मोन होता है या तो एंजाइम होता है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत ग्रंथि। यकृत को ही इंग्लिश में कहते हैं लीवर कहते हैं। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मनुष्य का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तब हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। अगर पीनियल ऑप्शन में नहीं रहेगा तो पीयूष ग्रंथि याद रखेंगे। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो पीनियल ग्रंथि, या ऑप्शन में नहीं रहेगा तो पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन होगा तो हरित लवक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। लेकिन अगर पूछा जाए प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है तब उसका आंसर हो जाएगा पत्ती। तो थोड़ा सा अगर इन्हें कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देंगे तो आप गलत आंसर मार्क करा जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए पर पत्ती दिया हुआ है। तो अगर अंग पूछा जाए तभी होगा पत्ती, अगर अंगक पूछा जाए तब उसका आंसर हो जाएगा हरित लवक। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? आपको हम क्लास में पढ़ाए थे कि मछली का जो होता है हृदय, उसमें 2 कोष्ठक होता है। एक ऊपर वाला जो है वो अलिंद कहलाता है और नीचे वाला निलय कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा मछली के हृदय में कितना कोष्ठक होता है तो 2 कोष्ठक होता है। लेकिन अगर पूछे अलिंद कितना होता है तो 1 होता है, निलय भी कितना होता है तो 1 होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए उभयचर, तो उभयचर या सरीसृप जो होता है उसके हृदय में 3 बेस्म होते हैं। ठीक है, ऊपर में 2 होता है और नीचे में 1 ही होता है। नीचे में कितना होता है? 1 होता है। तो 3 बेस्म होते हैं, यानी 1 2 3। अगर पूछा जाए उभयचर या सरीसृप में कितने अलिंद होते हैं तो यहाँ देखेंगे तो 2 अलिंद होते हैं। लेकिन अगर निलय पूछेगा तो 3, और टोटल चैम्बर पूछेगा तो टोटल पूछेगा तो 3 हो जाएगा और निलय पूछेगा तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। अगर वृक्क की इकाई पूछेगा तो नेफ्रॉन। इकाई का मतलब होता है इसका मूल जो बनावट है वो किससे बना हुआ है, तो वृक्क का क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन होगा। अगर पूछेगा मस्तिष्क का तो मस्तिष्क का न्यूरॉन होता है। दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे। अगर वृक्क का पूछेगा तो नेफ्रॉन हो जाएगा, और यदि मस्तिष्क का पूछेगा तो न्यूरॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि 32 दांत होते हैं, और बच्चा जब जन्म लेता है तो कितना दांत होता है? 0 दांत होता है। और मनुष्य के जीवन काल में 52 दांत आते हैं। कितने दांत आते हैं? 52 दांत आते हैं। ठीक है, दांत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं और आपको बता देना चाहता हूँ। दांत से रिलेटेड, जैसे दांत जो बना होता है वो एक कठोर उत्तक का बना होता है। दांत के 2 भाग होते हैं। दांत के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। ऊपर वाला कहलाता है इनामल और नीचे वाला कहलाता है डेंटाइन कहलाता है। इनामल जो है वो दांत का सबसे कठोर भाग है, और ये दांत ही नहीं बल्कि पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन हो जाएगा? इनामल हो जाएगा। अगर पूछा जाए दांत के कितने प्रकार होते हैं तो दांत के 4 प्रकार होते हैं, कृंतक, रधनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त बिंबाणु, यानी प्लेटलेट्स जो है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो उपचयन अभिक्रिया है। यानी भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है, देखिए इसमें आंसर गलत लिखा हुआ है। मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगर बात कहा जाए कि लाल रक्त में क्या पाया जाता है, तो लाल रक्त यानी आरबीसी में जो पाया जाता है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। देखिए आप जो जानते हैं वो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। लेकिन अगर डीप में पूछा जाए तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो कौन सा बीमारी होता है? एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है। ठीक है, यदि बोले रक्त की कमी से तो एनीमिया, लाल रक्त कण की कमी से एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया, और यदि अंततः यह भी पूछा जाए कि लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है तो भी इसका सही आंसर हो जाएगा एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? देखिए उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं, पहले इस पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको हम क्लास में पढ़ाए थे उत्सर्जन। उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना। अपशिष्ट का मतलब होता है बेकार, यानी बेकार पदार्थ जो हमारे शरीर में है वो जब शरीर से बाहर निकल जाता है तो उसी क्रिया को हम कहते हैं उत्सर्जन कहते हैं। जिस अंग से निकलेगा उसे ही हम कहते हैं उत्सर्जी अंग, और जो पदार्थ निकलता है उसे कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। फिर से सुन लेंगे, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। जिस अंग से निकलेगा वो उत्सर्जी अंग कहलाएगा, और जो पदार्थ निकलेगा वो उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। तो उत्सर्जी अंग आपको हमने पढ़ाया कि 5 होता है। सबसे पहला था स्किन था, फेफड़ा था, बड़ी आंत और यकृत और वृक्क था। सबसे बड़ा अगर पूछा जाए उत्सर्जी अंग कौन हो जाएगा? देखिए ध्यान देंगे, अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग कौन है तब हो जाएगा स्किन। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? स्किन हो जाएगा। अगर पूछा जाए सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है तो वृक्क। वृक्क का काम क्या है? तो वृक्क का 2 मुख्य काम है। सबसे पहला रक्त को यह छानता है तथा यूरिन को यह बाहर निकालता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वृक्क। वृक्क को ही हम सब कहते हैं, वृक्क को इंग्लिश में कहते हैं किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। तो निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क हो जाएगा। अग्न्याशय एक ग्रंथि है। आँख हमारा एक अंग है जो सेंस ऑर्गन के अंतर्गत भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? तो इथाइल अल्कोहल आपको पढ़ाएं C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है। तो इथाइल अल्कोहल जो है वो दोनों हो जाएगा, ए और बी इसका दोनों हो जाएगा, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर गया तो इस पर ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन इसका होना चाहिए वो इस ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषी अंगक है, अभी जस्ट ऊपर आपको हम बताए थे कि हरित लबक है, लेकिन अगर गौर से देखेंगे तो हरित लबक को ही इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो दोनों में से एक ही ऑप्शन में रहेगा, यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया है। इसलिए प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछेगा तो हरित लबक, लेकिन अगर अंग पूछेगा तो पत्ती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए ये भी आंसर गलत टाइप हो चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा श्वासोच्छ्वास, यानी मनुष्य के सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और श्वासोच्छ्वास 2 प्रकार का होता है, ठीक है, निःश्वसन होता है और निःश्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी होता है। कौन सा विधि होता है? मृतजीवी। कवक में कैसा पोषण होता है? मृतजीवी। मृतजीवी में एक और एग्जाम्पल याद रखेंगे आप सभी, वो है गोबर छत्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव में डायलिसिस थैली है, तो डायलिसिस जो किया जाता है वो नेफ्रॉन का किया जाता है। किसका किया जाता है? नेफ्रॉन अर्थात वृक्क से संबंधित है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन में उपचयन नहीं है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। उपचयन का ही दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mm हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 120 mm हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो अंतर्ग्रहण जो होता है वो कूटपाद, इसमें भी ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूटपाद की सहायता से ये भोजन को ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो इसमें किण्वन हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी दही को जमने में कौन सी क्रिया होता है? किण्वन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण
पेड़ पौधे करते हैं। और पेड़ पौधे किस लिए करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? तो भोजन बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधा जो है वो स्वपोषण के अंतर्गत आता है और प्रकाश संश्लेषण की सहायता से ही पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। आप सभी को पता होगा कि पेड़ पौधा का भोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। पेड़ पौधा का भोजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है वो कहाँ बनाता है? पत्ती में बनाता है। कहाँ बनाता है? पत्ती में ही बनाता है। और है प्रकाश संश्लेषण जो है वो उसके लिए 4 घटक आवश्यक हैं, जैसे कि आपको पता है CO2, जल और क्लोरोफिल और लास्ट हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा दिन में। अगला क्वेश्चन है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो कॉकरोच में, तिलचट्टा में, ठीक है। कॉकरोच को हिंदी में कहते हैं तिलचट्टा कहते हैं, जो वहाँ पाया जाता है। आप समझ गए होंगे। खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि वैसा जीव जिसमें जो ब्लड जो होता है वो नस में नहीं बहता है, वो डायरेक्ट उसके शरीर में बहता है, ठीक है। यानी जिसमें ब्लड जो है वो नस में नहीं बहता है वह जो जीव है वो खुला परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे मनुष्य में जो रक्त बहता है वो एक नस के अंतर्गत बहता है, इसलिए मनुष्य जो है वो बंद परिसंचरण तंत्र में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? तो आप सभी को पता है कि क्लोरोफिल वर्णक जो है वो पत्ती में पाया जाता है और इसी के कारण पौधे के पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा होता है। यानी क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। तो आज हमने देखा बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है डिस्कशन कर सकता था। यूँ कहूँ कि डिस्कशन नहीं बल्कि एक एनालिसिस कराएं। एक ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, बनाया जा सकता है, उस पर हमने आज डिस्कशन किया। ऐसा ही वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि अगला कौन सा किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।